Good morning, everyone. Time is 6:45, and I'm I'm going to wait for 13, 14 more minutes to join someone for this meeting in this my personal Zoom room. So I'm waiting for the time, and till that time, I'm just uh, having some silence and just trying to connect with the source. At sharp 7, I will start. 7-1 actually I will start. चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए. That's hope for the best and prepare for the worst.
वाह, 6:56 और हमारे आज सबसे खास दोस्तों में से एक विशाल भाई आ चुके हैं। वेलकम विशाल भाई। लेट्स हैव सम साइलेंस फॉर नेक्स्ट 2-3 more minutes. विशाल भाई, एक कुछ आ रहा है, बोलूं? तुम्हें याद है कि जब भी हम मिले हैं तो मुझे ना तुम्हारी जप्पी पाने का बड़ा चाव सा रहा है, याद है तुमको? मैंने कहा यार तुम बाहों में भर लो मुझे एक बार है? क्योंकि जो तुम्हारी ईमानदारी है ना दोस्त, वो ना मैं तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी डे टू डे लाइफ में और तुम्हारे शरीर में, हाँ, जो तुम्हारा शरीर है ना उसके अंदर मेरे को वो महसूस होता है, वो वाइब्रेशंस तुम्हारी। और अगर मैं बताऊं कि मैंने ईमानदारी से जो ईमानदारी शब्द का मुझे मतलब समझाया है किसी ने एक्चुअली में, तो यू आर दैट पर्सन यार। याद है तुमने बोला था कि साला कितनी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ लें, कितना ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में ईमानदारी नहीं आई है, अगर डे टू डे लाइफ में सहजता नहीं आई, तो क्या क्या स्पिरिचुअलिटी नहीं कुछ हो रही है? फिर इसका मतलब ये कुछ झमेला है ये। याद है? हाँ? तो मैंने कहा यार ये आदमी ना, ये भाई ये जो बातें कर रहा है ना, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं ये। और मुझे तेरी बात स्टार्टिंग में बड़ी कड़वी लगती थी यार, क्योंकि तुम ना सीधा चोट करते हो अंदर में। और जो आज मेरे कोई अगर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो मैं बता दूं कि विशाल भाई का एक कोर्स है जिसका नाम है डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल। और शायद इन्होंने मुझे एक मैसेज में भी भेजा है, शायद कुछ मैं उसको खोल नहीं पाया अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो किसी कोर्स का ही आप शायद कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो अगर कोई साथी सच में किसी को ये लगे कि यार ये जो संदीप है इसने 1% इसके अंदर ईमानदारी है एटलीस्ट, और वो मैं आपको बता दूं कि वो मैंने जो 1% ईमानदारी के अंदर जो 100% ईमानदारी अगर मैंने किसी में देखी है तो वो विशाल भाई में देखी है मैंने अभी तक, अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको। और मेरी लाइफ को टर्न करने का सबसे बड़े कारण में से एक कारण है ये विशाल भाई का कोर्स, जिसमें ये बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये ये बहुत ही ऐसी कड़वी कड़वी बातें करते हैं ये कि आदमी को एक बार तो लगता है कि भाई कान बंद कर लो और निकल के भाग जाओ यहाँ से। जितने ज्यादा पढ़े लिखे हों, जितनी ज्यादा किताबें पढ़ी हों, उतनी ही ज्यादा कड़वी लगती है इसकी बातें। क्योंकि ये सीधा भाई साहब हमारे, इनकी एक खास बात है, और उसी का एक उससे 10 गुना या 100 गुना खास बात है आचार्य प्रशांत जी की। ये सीधा अहंकार पे चोट करते हैं साला। तो अगर विशाल भाई 1% अहंकार पे चोट करते हैं, तो हमारे आचार्य प्रशांत जी 100 गुना उससे ज्यादा अहंकार पे चोट करते हैं। एंड आई टेल यू कि जब अहंकार पे चोट लगती है ना, तो यार अच्छा नहीं लगता भाई। लगता है कि भाई भाग जाओ यहाँ से, या तो साला इसको मार दो या खुद मर जाओ, लेकिन ये अहंकार नहीं बनना चाहिए। हम्म? तो इट्स 7 लास्ट, जैसे 7:01 होगा उसके बाद किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ विशाल और मैं। आज मैं इनको बोल भी रहा था, मैंने कहा विशाल भाई मिलने आ जाओ, है ना, लेकिन क्या पता शायद ये ऐसी मुलाकात होनी हो, हमारी जो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है वो ऐसे होनी हो। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
और कल कल बात भी हुई थी आपसे ना, तो आपने बोला कि यार मेरे लिए ना ये मॉर्निंग का टाइम कंफर्टेबल नहीं है, याद है? तो तुमने कहा था यार, और मुझे पता है कि अगर तुमने बात बोली है तो कुछ सोच के बोली होगी ईमानदारी से, और फिर भी तुम आ गए, अकेले व्यक्ति हो, आज मेरे भाई साहब भी नहीं आए, तो आज सिर्फ तुम और मैं। तो आज वो बातें करेंगे हम जो मैंने आज तक किसी से नहीं की, खुद से भी नहीं की, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि कोई बात भी ऐसे होती है। तो आज विशाल भाई और मैं, इट्स 7-1, सो अब किसी की एंट्री नहीं होगी। हमारी जितना कोशिश रहेगी कि हम ईमानदारी से, शशि जी आ गई हैं, शशि जी मैं माफी चाहूंगा, आप फेसबुक पे देखें, और एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर मैं अपने शब्दों से मजबूर हो गया हूँ। कल विशाल भाई ऐसे ही बाहर खड़े रहे थे, आज शशि जी जो कि मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आज की डेट में, और उनका बहुत बड़ा योगदान अभी होने वाला है, एक्चुअली हुआ नहीं है, आज करेंगी वो सबसे बड़ा योगदान मेरी लाइफ में। तो शशि जी मैं माफी चाहूंगा आपसे एडवांस में, आप पहले मुझे फेसबुक पे जाके देख लें, और फेसबुक पे मैं लाइव हूँ, ये आपको सेशन मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं ईमानदारी से। विशाल भाई थोड़ा अब तुम जाओ यार, छोटे हो जाओ तुम, मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा चेहरा दिखे, अहंकार दिखे मुझे थोड़ा सा ना, कि मैं बड़ा दिख रहा हूँ, है कि लोग मुझे सुनने आए हैं यहाँ पे। तो विशाल भाई तुम आ रहे हो मेन स्क्रीन पे यार, तुम 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दो अपना। यार मुझे नहीं पता ये हो कैसे रहा है यार, कि तुम स्क्रीन पे आ रहे हो, तो ऐसा है कि इसी को चलने दो, चलो शायद मुझे लगता है कि ये भी ये भी किसी, नहीं नहीं, ऑन करो वीडियो यार विशाल, विशाल ऑन करो वीडियो, विशाल मेरे भाई, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। ठीक है, मैं नहीं सुन रहा तुम क्या बोल रहे हो अभी, क्योंकि मैं अभी फिलहाल वो बोलूंगा जो तुम कहते हो कि वो कहीं और से आता है और पता नहीं कहाँ से आता है। तो लेट्स सी क्या आता है आज। तो आज करते हैं हम लोग शुरुआत कुछ दिल की बातों से। तो मैं आज सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम और मैं हैं सिर्फ, ठीक है? ओके। ये जो आज 23 मार्च का दिन है, मैं सबसे पहले ना मुझे बहुत पुरानी मेमोरी याद आ रही है, पता नहीं क्यों। और मैं आपको बता दूं कि मुझे सिर्फ 2-3 पॉइंट्स के बारे में सोचता हूँ मैं, और वो भी अभी सोचने लगा हूँ कि क्या बात करूँ यार, कुछ 1-2 पॉइंट्स तो हों जिस पे बात कर ले, कम से कम एक एक थॉट तो हो सेंट्रल जिस पे तेरे को बात करनी है। तो मुझे याद आ रहा है आज से 23 मार्च 2007 का टाइम, और उस समय के साक्षी हैं कुछ साथी मेरे, उसमें से एक है नाम, मेरे फ्रेंड हैं जो आज की डेट में वकील हैं, उनका नाम है कुलदीप शर्मा, जो कि कैथल में रहते हैं, और उन्होंने एंकरिंग किया था उस प्रोग्राम का, है ना? और मुझे पता है कि उनके लिए शायद वो पहला अनुभव था। एक मेरे साथी हैं कमल मोयल नरवाना से, कैंची, कैंची तार धार तेज करने का काम करते हैं वो, और उनके शब्दों की धार भी बड़ी कमाल की है, वो मतलब 3 शब्दों में वो काम फिनिश कर देंगे, एक शब्द में भी उनके अंदर कला है बातों को शॉर्ट में कहने की। तीसरा मुझे एक साथी याद आ रहे हैं, हमारी एक मित्र है, उनका नाम है जैस्मिन झा, या उनको लोग प्रीति के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक गाना गाया था, मुझे नहीं पता उन्होंने किस भाव से गाया था, वो किससे गाया था, उन्होंने कहा था दिल दिया है जान भी देंगे, शायद मुझे याद इतना ही याद आ रहा है वतन तेरे लिए, और उनके साथ एक लड़की और भी थी, मुझे उसका याद नहीं आ रहा है। और एक एक और मुझे एक शख्स दिखाई दे रहे हैं मेरी मेमोरी के अंदर, उनका नाम है शायद आर्य स्कूल के प्रिंसिपल, करंट में है या नहीं है मुझे नहीं पता है, आई थिंक संजय चौधरी जी भी थे उस दिन। और एक और मुझे माइंड में आ रहे हैं, एक डॉक्टर है शायद, और कैनाल रोड है हमारे वहाँ पे, तो एक नरवाना के शायद कुछ ईमानदार और साफ छवि वाले लोगों में से उनका नाम आता है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ ये है कि वो डॉक्टर हैं और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जब बात ये आई थी कि यार ये प्रोग्राम करना है और सच में कुछ अंदर से करने का आ रहा है, तो अगर सच में तुम उसके लिए किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हो तो इस पर्सन को बुलाओ, क्योंकि ये पर्सन डिजर्व करते हैं। शायद ये तुम्हें पैसा कंट्रीब्यूट ना कर पाए, लेकिन ये ईमानदारी से और जो तुम करना चाहते हो उसमें ही कंट्रीब्यूट कर। तो ये लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक हमारे पंछी जी हैं, पंछी जी हैं दरवाना में, जो कि आई थिंक म्यूजिकल, उन्होंने जो
गाने हैं उसको म्यूजिक देते हैं, वो लोगों को सिखाते भी है। पंछी ग्रुप है नरवाना में, एक मुझे वो याद आ रहा है। एक एक हमारा दिल म्यूजिकल ग्रुप के भी एक साथी हैं जिनके साथ मैंने अपने उस स्टेज पे, जो मैं अपनी ईमानदार कोशिश कर रहा था आज से करीब 13-14 साल पहले, मुझे जो याद आ रही है। उसमें दिल म्यूजिकल ग्रुप के नरवाना में है शायद, वो उनके याद आ रहे हैं। उनका एक बहुत एक उसके उनके एक शब्द का बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में। आज मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। और भी कुछ लोग हैं बट मुझे अभी फिलहाल यही दिखाई दे रहे हैं। तो हुआ क्या? मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ एक्चुअली। मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया। लेकिन दैट वाज़ वन ऑफ द डे जब मेरी उम्मीदें टूटी थी, बहुत बुरी तरीके से टूटी और मैं अंदर से रो रहा था। कहानी ये थी कि ये जो 23 मार्च का दिन है, ये मनाया जाता है शहीदी दिवस के रूप में, जब आई थिंक भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे पता नहीं टेक्निकली मैं कितना सही हूँ, लेकिन शायद ये यही है। तो मेरे अंदर से आया कि यार इन लोगों ने इतना किया और 23 मार्च के दिन कोई खास प्रोग्राम देखने को मिलता नहीं है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ देशभक्ति गानों की या देशभक्ति परफॉर्मेंस जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए और कुछ लोगों को जिनके अंदर ये देशभक्ति वाली थोड़ी-सी चीज़ है उनको बुलाया जाए। तो हुआ जिसको जहाँ से आना था वो आए और हम मैंने जेब में ₹1 नहीं था भाई साहब। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। और ब्लंट क्या होता है ना, वो मैंने अ, वो भाई विशाल भाई से भी सीखा है। मतलब एक तो होता है करेला और एक तो होता है नीम चढ़ा, हैं? तो और उसकी जो मिसाल है, वो आखिरी वाली जो मिसाल है वो आचार्य प्रसाद जी हैं, है ना? जिद्दू कृष्णमूर्ति जी भी होंगे बट मैं उनके बारे में अभी कुछ कह नहीं पाऊँगा। जो मुझे लाइव जिनसे मतलब वो कड़वा वाला बना है ना, कि जो सीधी मारते हैं, तो विशाल भाई इज़ द लेवल 1। और अगर 100 लेवल की बात करें तो आचार्य प्रसाद जी, जो मतलब बहुत कड़वे हैं। अभी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के ऊपर मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार कुछ करते हैं, लेकिन जेब में तो ₹1 नहीं है अपने पास में। तो आपको ही पता है इवेंट्स वाले में क्या होता है कि भाई ना करते हुए भी 10-15 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। और कोई ना कोई लोग योगदान करते हैं, पर्चियाँ काटते हैं। चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है ताकि वो भाई अपना दिल की भड़ास निकाल ले और जो भी खर्चा है वो दे दे, हैं? अब सबके अपने-अपने लालच है। अपना लालच सिर्फ़ ये है कि यार देशभक्ति की बात ना, ये सिर्फ़ बात ही ना रह जाए कहीं। तो पता नहीं कैसे हुआ, अपने अंदर अपनी अपनी औकात नहीं थी। ये वर्ड भी साला मैंने इसी से सीखा है विशाल से ना, औकात। साला अपनी औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। वो करवाने वाला करवाता है, ये तो साला हमारा अहंकार है, जो कहता है कि साला मैं करता हूँ। तो अब मुझे क्योंकि ये विशाल भाई की बातें ना, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना रियलाइज़ हो गई है। तो साला अपनी औकात नहीं थी विशाल भाई, ₹1 जेब में नहीं था। घर की भी हालत नहीं थी, मुझे पता है साला अगर घरवालों को पैसा ये देना पड़ गया ना तो घरवाले इतने जूते मारेंगे। और वो टाइम था विशाल भाई जो मेरी ज़िंदगी के सबसे सबसे नाज़ुक टाइम में से, जब मेरे फ़ादर साहब एक्सपायर हुए थे। हमारे घर पे करीब 7-8 लाख रुपए का कर्जा था। पैसे देने कोई नहीं आया, माँगने सब आए। मीठी-मीठी बातें करते थे, "अरे! बहुत अच्छे आदमी थे आपके फ़ादर साहब, बहुत बढ़िया, देवता स्वरूप आदमी थे।" लेकिन थोड़ा-सा ये एक रिक्वेस्ट थी कि उन्होंने ना कुछ पैसे लिए थे, तो आप देख लेना, है ना? बाकी बहुत बढ़िया है सब, है ना? तो ऐसे-ऐसे काफ़ी लोग आए। मुझे शायद कोई याद नहीं आता कि कोई बंदा आके ये बोला हो कि "अरे! कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, कोई भी ज़रूरत हो तो।" है ना? क्योंकि हमारे फ़ादर साहब ने भी ईमानदारी में बहुत कड़वे कड़वे अनुभव किए भाई, ये ऐसा ही है। असली ईमानदारी जो है ना आपको बहुत कड़वे अनुभव करवाती है। मैं एक एक इसी आज क्योंकि मैं जब ये बात की क्या कि किसने साथ दिया, तो मेरी बुआ जी हैं जो कि अम्बाला में रहती है और जहाँ तक मुझे मालूम है वो अम्बाला कमिश्नर की पर्सनल असिस्टेंट हैं, गीता नाम है उनका। और अगर मैं सच में अगर मेरे दिल की गहराइयों से किसी के लिए मेरे रिलेशनशिप में जैसे मेरे भाई साहब हैं, उनके आता है क्योंकि उन्होंने किया है। उन्होंने खाली डायलॉग नहीं मारे, उन्होंने किया है, जब ज़रूरत थी उन्होंने किया है। तो मेरे को जो बहुत दिल से एक रिगार्ड आता है, मतलब ग्रैटिट्यूड आता है, वो उनके लिए आता है। तो थैंक यू बुआ जी, अगर आप इसको सुने कभी भी जीवन में तो आई एम रियली अ, मेरा वो टाइम में अगर मेरे कोई साथी रहे हैं, जिसके साथ मेरी मुझे लगा कि ये बंदा जेन्युइनली हमारे साथ है, तन, मन, धन से, जो लिटरली तन, मन, धन से होता है, तो वो मेरी बुआ जी थी।
एक और है हमारे अंकल, उनको भी मैं मेंशन कर दूँ क्योंकि उनका कल फ़ोन आ गया था मेरे पास में। तो उनका नाम है सरदार हरचरण सिंह। तो उनके साथ भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। मुझे लगा कि शायद वो भी एक एक हमें कभी आई थिंक मैंने उनसे हमें कभी धन की आवश्यकता नहीं रही या हमने कभी माँगा नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े आदमी हैं, सेटल्ड आदमी हैं, नरवाना के बहुत अमीर लोगों में से नाम है। लेकिन मैंने उनके अंदर एक ईमानदारी की झलक देखी है। तो मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ उनके अंदर अपने पिता की एक झलक देखी है और उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया ईमानदारी से। और उन्हीं के दामाद हैं अनुरोध गिरी जी, जो शायद मेरे फर्स्ट वाले सेशन में आए भी थे। और उन्हीं की वाइफ, या मैं अगर दीदी बोलता हूँ उनको, नयनदीप। और अनुरोध जी के पापा जी प्रेम गिरी जी और उनकी मम्मी। तो ये पांचों लोग ऐसे रहे हैं जिनसे मतलब मैंने ये देखा है कि यार ये ईमानदारी क्या होती है, ये सिंपलिसिटी क्या होती है, और बड़ा आदमी होने के बाद घमंड ना होना क्या होता है, परिवार में ओपननेस क्या होती है, हुँ? और प्यार क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने इनसे, तो मैं अभी फ़िलहाल इस पे नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी डाइवर्ट हो जाएगा, बट ये लोग भी मुझे याद आ रहे हैं उससे। एक मुझे और भी आज शख्स याद आ रहे हैं, जितेंद्र चाचा जी, उनके साथ भी मेरे बड़े फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुए एक टाइम में। तो वो भी बोलते थे कि यार अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट थैंक यू चाचा जी, वो शायद इरिगेशन डिपार्टमेंट में कहीं पे ऑफिसर हैं, तो बट मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा जो हमारे डिस्कशन हुए। अब मैं दोबारा वापस आता हूँ वहीं पे। तो विशाल भाई अपनी औकात नहीं है, लेकिन अपने अंदर से एक भाव उठता है कि कुछ करते हैं यार। क्या साला बैठ के देखते रहेंगे कि गालियाँ देते रहेंगे कि सिस्टम खराब है, फलाना खराब है। हम क्या घंटा कर रहे हैं कुछ? हम तो इस बारे में सिर्फ बातें ही तो कर रहे हैं। गोयनका जी के शब्दों में कहना वाणी विलास है, वाणी विलास चल रहा है कि देश में कुछ होना चाहिए भैया, फलाना-ढिमकाना होना चाहिए, ये करना चाहिए। भगत सिंह जी थे, बहुत कमाल के आदमी थे, ऐसे थे, वैसे थे। हम भी बड़े मज़े आते थे। लेकिन अंदर दर्द भी होता था कि यार हमने कुछ किया नहीं। ना तो साला हमने देश के लिए कुछ किया, ना हमने अपने घर के लिए कुछ किया, और सही बताऊँ तो अपने लिए भी कुछ नहीं किया। दर्द है कहीं न कहीं। वहाँ उस टाइम की बता रहा हूँ मैं, फिलहाल तो अभी डिफरेंट स्टेज है, उस टाइम में दर्द वो ना महसूस होता था। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, पहले प्रोग्राम ही करते हैं। उससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, और 2 प्रोग्राम कर चुके थे उससे पहले भी, उसमें नहीं जाऊँगा डिटेल में, नहीं तो फिर लंबी खींचेगी बातें, फ़ायदा नहीं है। 2 प्रोग्राम किए थे, वो भी ऐसे ही किए थे जब जेब में कुछ नहीं था, और वो हो गए। कैसे हुए? वो तो भाई वही जानता है, या मुझे थोड़ा बहुत पता है जो मेरे साथ बीता है उस टाइम। तो प्रोग्राम ये है कि जो 23 मार्च वाला प्रोग्राम करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे? तो मेरा स्कूल आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, वो उसके जो मेन प्रांगण है उसमें हम लोगों ने जैसे-तैसे करके उन्हें परमिशन मिल गई। तो हमारी शायद उन्होंने भावनाएँ देख ली कि ये ईमानदार बच्चे हैं। 1-2 प्रोग्राम किया भी है, ईमानदारी से किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है उसका। तो चलो ठीक है, तुम यहाँ पे यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके कोई पैसे-वैसे भी नहीं होगा। दूसरा काम ये था कि भाई तई उस वो जो जगह थी, वो बिल्कुल शहर से शहर के बीच में तो है, लेकिन जो स्कूल का वो प्रांगण है वो बहुत दूर है। साउंड अगर कोई प्रोग्राम होगा तो पता ही लगेगा कि वहाँ पे कोई प्रोग्राम भी हो रहा है, जब तक कि वो बंदा सीरियसली ना उठ के आ जाए, कि वो प्रोग्राम के लिए उठ के आ रहा है। दूसरा ये हुआ कि चलो भई अब अरेंजमेंट करना है, टेंटिंग-वेंटिंग और म्यूज़िकल करना है, तो हम थोड़ा-सा, पैसे तो है नहीं जेब में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस ऊपर वाले को ऊपर छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10-15 हज़ार रुपए घर से देने आ जाएँगे, भीख माँग लेंगे और क्या होगा इससे ज़्यादा। हाथ जोड़ लेंगे भाई। जैसे-जैसे करके हमने बेस्ट किया। आज तक का मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा अगर दिल से मैंने किसी प्रोग्राम में अपनी, कहते हैं ना कि आत्मा को लगाया हो, ईमानदारी से, तो वो प्रोग्राम था। लेकिन जैसे विशाल भाई कड़वे शब्दों में कहते हैं कि भाई जहाँ भी तुम्हारी साला इतनी सी भी उम्मीद हुई, वहीं पे तुम्हें दुखों का आमंत्रण मिल जाएगा वहाँ पे, और दुःख आने शुरू हो जाएँगे। सुख तो साला कुछ आए ना आए, दुःख तो तुम्हारा उसी क्षण से आ गया। गोयनका जी कहते हैं ना, उसी क्षण से शुरू हो जाएगी कहानी। ये मन के बड़े गहरे राज हैं, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी इसमें अगर आप सुनना चाहते हैं तो विशाल भाई का कोर्स जॉइन कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपको लगे कि इस व्यक्ति में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हमें भी उसका एक टेस्ट लेना चाहिए। तो यू लिसन टू कोर्स अटेंड करो विशाल गुप्ता जी का। इनकी वेबसाइट है सोचखोलो.com, उसपे इनकी बहुत अच्छी पिक्चर है। साला पता नहीं कहाँ से इसने करवाई। बड़ा चमक रहा है उसमें, चेहरे में बड़ा चमक आ रहा है। पता नहीं प्रोफेशनली इसने करवाई है, मेरी साले आज तक ऐसी कोई ढंग की पिक्चर नहीं हुई। मैंने हज़ारों पिक्चर क्लिक की है लोगों की। मुझे बहुत खुशी भी रही कि मैंने उनकी ऐसी अच्छी पिक्चर क्लिक की। मैंने शायद तुम्हारा प्रोग्राम भी शूट किया था एक बार, अगर तुम्हें याद हो, जो पहला था वो पंछी क कै कैद है पिंजरे में कैसे, तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा मुझे।
तो साला तुम्हारी वो फ़ोटो देख के ही मुझे लगता है मैंने कहा कम से कम साले ने ढंग की एक फ़ोटो तो खींची है इसके पास एक, हैं? हमारे पास तो वो भी नहीं है। एक ढंग की फ़ोटो भी नहीं है हमारे पास। एनीवे तो सोचखोलो.com पे जाएँ, वहाँ पे विशाल गुप्ता जी के कोर्स के बारे में आप इनका नंबर मिलेगा आपको। उस नंबर पे आप इनसे संपर्क करें। अगर आपकी अंदर से आए तो ईमानदारी से कि चलो भाई, इस संदीप की बकवास में इतना मज़ा नहीं आ रहा। इसके उस बंदे की बकवास सुनते हैं, जिसने कुछ किया है लाइफ़ में और मैंने जिन लोगों को ईमानदारी से खुद पे काम करते हुए देखा है, उनमें से अभी जो मेरे माइंड में आते हैं, वो विशाल भाई आते हैं। तो हुआ भाई, कर दिया प्रोग्राम, सब क्योंकि पैसे जो होते हैं ना, वो इवेंट के बाद लेते हैं जनरली। जनरली क्या होता है, बुकिंग-वुकिंग कर लो, पैसे तो इवेंट के बाद मिलेंगे। तो अपने को लगा चलो ये भी रिस्क ले लेंगे भाई, पैसे माँगेंगे बोल देंगे जी हाथ जोड़ दिए जी है नहीं, ठीक है दे देंगे लेकिन भागेंगे नहीं कहीं पे, इतना ही हो सकता है लास्ट में। ज़्यादा बोलेगा बर्तन माँज देंगे, पैर पकड़ लेंगे और क्या होगा इससे ज़्यादा, है ना? और अगर उस भगवान ने कुछ सोचना होगा तो कुछ वो भी करेगा यार, हमारा थोड़ी ना काम है सारा का सारा। उसने भी तो कुछ सोचना होगा ना, अगर उसने हमें कुछ अंदर में कुछ दिया है, तो वो भी तो सोचेगा ना, हैं? एक गाने में है ना वो एक विनोद अग्रवाल जी के, विशाल भाई इसमें भी बड़ी कड़वी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि विनोद अग्रवाल जी का भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो विशाल भाई कहते हैं साला जो बोल रहा है ना, मुझे तो उसपे भी डाउट है, कि सच में कर रहा है, इसका अहंकार बोल रहा है या साला सिर्फ ऐसे ही मज़े-मज़े में बोले जा रहा है। क्योंकि बड़ा फेमस नाम है भाई विनोद अग्रवाल जी का। बट नो डाउट आई रिस्पेक्ट हिम, बहुत अच्छे भजन हैं, गहराई है उसमें। उसमें उस फ्लो की बात है जो मतलब कहीं और से आता है। तो बड़े अच्छे भजन हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, ऐसे मुझे अब ये याद आ रहा है। तो मैंने कहा कुछ तो वो भी करेगा साला और जितना हमें उसने गिराना होगा गिरा के देख लेगा। कर दिया जी प्रोग्राम। एंकरिंग की बात आई तो मैंने कहा कुलदीप को बोला यार देख मेरे को ना थोड़ा-सा लोगों के बात-वात करनी पड़ेगी तो तू एंकरिंग कर ले। तो उसने एंकरिंग की, वो भी काँप रहा था बेचारा, उसको भी पहला एक्सपीरियंस था शायद एंकरिंग का। कुलदीप शर्मा एडवोकेट कैथल, पर ठीक है उसने किया। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आई भाई साहब और मैं आज दिल खोल के ये चीज़ कह सकता हूँ कि और शायद विशाल तुमने भी सुना है ना वो हमारा जो 20-22 जनवरी का प्रोग्राम था स्प्रिंग बोर्ड में, तो उसमें एक लड़की आई थी जिसने गाना गाया था, उसकी आवाज़ में कुछ था जादू। वही लड़की है वो। तो उसने वो गाना गाया था यार कि दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। जादू है उसके बाद में यार, सच में मतलब मेरे को ना चीड़ देती है कई बार। और उसका एक गाना मुझे रात को याद आ रहा था, पता नहीं कहाँ से याद आ गया। और जो जिसने मुझे सबसे पहले चीरा था एक्चुअली में। और वो मेरा जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, जो भी रहा होगा, उसका उसने एक लाइन में उसने कहा था, वो बड़ा खींच के गाती है। अभी आज के डेट में वो शायद अपने उसको फ़ॉलो नहीं कर पा रही है, लाइफ़ की परिस्थितियाँ हर किसी की पता नहीं किसको कहाँ ले जाएँ, हमें मालूम नहीं है। बट उसने मुझे जो आज भी गूँजता है मेरे कानों में, वो था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। भाई साहब, मैंने कहा यार ये जो इसने गाया है ना, जिस जिस जहाँ से निकल के आया है, एक्चुअल गाना भी मुझे उसका शायद 1% लगता है जो उसके मैंने रेज़ोनेट किया। हो सकता है वो क्या हो, मुझे टेक्निकली पता नहीं है। और आजकल तो मुझे भी गाने का कीड़ा है, तो हम भी गाने का थोड़ा-सा शौक रखते हैं। हमारे भी कभी-कभी आ जाता है अंदर से गाना। तो उसने गाना गाया, परफ़ॉर्मेंस सारी बहुत अच्छी थी। मेरे कुछ दोस्तों ने परफ़ॉर्मेंस दिया। एक लड़का है छोटा-सा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको बोना-सा है। उसने भी शायद कोई परफ़ॉर्मेंस दी थी और वो भी मुझे बड़ा मस्त लगता है लड़का। अ, सब कुछ हो गया भाई। सारे इवेंट में 2 ही चीज़ें मिसिंग थी। एक थी ऑडियंस, जो पार्टिसिपेंट्स थे वही थे। 100, 150, 200 चेयर ऑलमोस्ट खाली थी। जो लोग बेचारे परफॉर्मेंस वाले थे उनकी मजबूरी थी उसमें होना। और वो 4-5 लोग कोई ईमानदार रहे होंगे, जिनका थोड़ा वो था, वो बेचारे चीफ गेस्ट के तौर पे बैठे हुए थे, सभी टेंशन में थे। जो भीड़ देखने का शौक था वो सारे टेंशन में थे कि साला इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम। एक पत्रकार भी है शायद, मुझे याद आ रहा है उनका। उन्होंने शायद मुझे जेठी जी है या कौन है, मुझे आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने शायद अच्छी बात कही थी कि यार हमारा काम है कर्म करना, बाकी कोई आ रहा है नहीं आ रहा, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। मुझे शायद वो व्यक्ति हों, मुझे अभी उनका इतना ही मेमोरी में आ रहा है। सारे लोग टेंशन में, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जनता है नहीं उसमें। मैं भी अंदर से दुखी था यार, मैंने कहा इतना साला अच्छी परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग थी नहीं भाई उनकी, है ना? तो आजकल तो चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कम से कम चलो बाद में लोग देख लेंगे। उसका मुझे लगता नहीं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। लेकिन जो भी लोग उसके पार्ट रहे होंगे तो उनके अंदर में तो, क्योंकि भगवान ने दिया है ना रिकॉर्डिंग, अंदर में होती है।
ये देखो 2 कैमरे, सबसे कमाल के कैमरे, सबसे महँगे दुनिया के कैमरे और एक अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज भगवान ने दिया है सबको। तो उन्हीं के अंदर कैद होगा वो, बाकी कहीं पर नहीं है। वो मेरे अभी निकल के आ गया क्योंकि विशाल भाई ने बोला था कि मेमोरी भी रेफ़रेंस के लिए निकल के आ जाए, बट वो आ जाए तो आने दो समय के हिसाब से, नहीं तो भाई छोड़ दो। तो अभी आ गई। मैंने तो सोचा था मैं बोलूँगा कुछ और, अब ये कुछ आ रहा है कुछ और, तो चलने दो फिर कुछ और क्या करें। तो भाई विशाल प्रोग्राम अच्छा हुआ यार, मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि लोगों ने बहुत परफ़ॉर्मेंस अच्छी दी और जेब में पैसे नहीं। अब जो बेचारे वो ईमानदार आदमी गेस्ट थे, अब उनके साथ भी एक दिक्कत, वो डॉक्टर थे लेकिन ईमानदार थे, तो ईमानदारी की बातें उन्होंने की नहीं थी, जी थी। अब जिसने ईमानदारी से जी हो बातें, उसने साला लोगों का गला काटा नहीं हो, तो पैसे तो उसके पास ही थे देने के लिए। लेकिन हाँ, ही वाज़ द वन ऑफ द पर्सन जिसने ईमानदारी को जिया था। मतलब मैं अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ उनसे। तो पता नहीं उन्होंने क्या 1000-2000 रुपए कुछ दिए होंगे, जबकि इवेंट का खर्चा था करीब-करीब 15,000 रुपए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई। क्योंकि मैंने कहा तो साला कोई बंदा भी नहीं है जिससे पैसे अब चीफ गेस्ट ही होता है जो अपने ऊपर भार ले लेता लास्ट में। समाज सेवी बोलते हैं आजकल ऐसे लोग होंगे ना, जिनको ऑडियंस चाहिए होती है और वो ऑडियंस के सामने बोलते हैं और उनको बोलते हैं समाज सेवी और वो फिर वो पैसा देते हैं इवेंट्स में। तो सबका अपना-अपना स्वार्थ होता है सभी का, है ना? फिर वो टेंशन में आ गया मैं। मेरा दिमाग में टेंशन चल रही थी। मैं कभी फ़ोटो शेयर करूँगा, उसमें ना मैंने चश्मा लगाया हुआ था और मैं उसमें चीफ गेस्ट के साथ बैठा हुआ था और मेरे अंदर में ना दुविधा चल रही है। बाहर से बड़ी खुशी लग रही है, इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है, ऑडियंस नहीं है और दूसरा इसके बाद जो लोगों को पैसे देने हैं वो भी नहीं है और उसकी उम्मीद भी नहीं दिख रही कहीं पे, क्योंकि ईमानदार आदमियों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास रिसोर्सेज़ की ना पता नहीं भगवान क्यों टेस्ट लेता है उनकी ना, पता नहीं ये कौन बोलता है अच्छे से, विशाल भाई बोलता है कि उनके अच्छे से लेता है। शायद आप बोलते हो, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो एनीवे इवेंट हो गया, अच्छा हो गया, जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत तारीफ़ की, सब कुछ बढ़िया था, म्यूज़िक अच्छा, स्टेज अच्छा, ऑडियंस नहीं है और पैसे हमारे पास है नहीं। पता नहीं फिर कहाँ से हुआ, कमल भाई का ये बड़ा योगदान है और कमाल की बात ये भी कुछ दिन पहले उनसे मेरे फ़ोन पे बात हुई। मेरा जो 14th मई को शादी है, उनकी उसी दिन एनिवर्सरी भी है ना? तो मैं उनको स्पेशली इस वीडियो के थ्रू इनवाइट कर रहा हूँ कि भाई, ये मेरी शादी का नहीं, तुम्हारी एनिवर्सरी का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो तुम इस प्रोग्राम में स्पेशली इनवाइटेड हो डियर। इवन मैं इस प्रोग्राम में विशाल गुप्ता को भी इनवाइट नहीं करूँगा। मेरे जो सबसे करीबी फ्रेंड दीपक है, एक हमारा ट्रायंगल वाला, अगर हम लोग बोले ना कि हमारी त्रिकोणा फ्रेंडशिप वाले, तो मैं इस प्रोग्राम में विशाल को भी कह रहा हूँ कि भाई तुम इनवाइटेड नहीं हो, दीपक तुम भी इनवाइटेड नहीं हो इस प्रोग्राम में क्योंकि तुम ऑलरेडी एंगेजमेंट में आ चुके हो। ठीक है? इस प्रोग्राम में छोटा-सा प्रोग्राम है ये, आई थिंक हमारी तरफ से 40-50 लोग ही आएँगे और 40-50 लोग सामने वालों की तरफ से होंगे। इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को एक बार देख चुके हैं, हमारी खुशी में शामिल हो गए हैं, तो भाई वो मुझे माफ़ करें, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग सच में जिनके साथ मैं दिल से जुड़ा हूँ, तो वो ज़रूर आएँ अगर आप आएँ तो, पॉसिबल हो तो उनकी उनकी परिस्थिति अगर पॉसिबल हो। तो कमल भाई यू आर स्पेशली इनवाइटेड और उसका भी रीज़न बता देता हूँ क्योंकि तुम्हारे शब्दों में और जो तुम्हारी ईमानदारी मुझे तुम्हारे अंदर भी दिखाई देती है। तो उसने बोला संदीप जी टेंशन मत लो कर देगा। फिर उन्होंने मेरे को 2-3 रेफरेंस दिए ईमानदार लोगों के जिनके पास पैसा भी था। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने जैसे-तैसे करके कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और वो हो गया। उससे 1 रात पहले मैं पता नहीं कैसे पहुँच गया, मैं किसी प्रोग्राम में गया हुआ था क्योंकि मैं अंदर से तो दुखी था क्योंकि मुझे पेमेंट्स करनी थी, था नहीं कुछ वो। तो वो दिल म्यूजिकल ग्रुप वाले भाई साहब का बता रहा हूँ क्या रहा। और वो मुझे पता नहीं कहाँ से सामने मिल गए। मैं टेंशन में, मैं सिर्फ बाहर जैसे मैं उलझन में घूम रहा था, अंदर की उलझन वही थी कि भई अपने पास पता नहीं कि कल पैसे देने और आज है नहीं तो हम अपना टेंशन में। वो बंदा बड़ा मस्त भाई। उसने एक लाइन बोली जो मुझे मुझे बिल्कुल कनेक्ट भी करती है स्पिरिचुअलिटी को लेकर और उन्होंने बड़े अंदाज में बोली, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, "आओ सजा लें आज को, आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। अरे कल की छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं।" और भाई साहब ये मैंने जब सुना मैंने कहा बातें बड़ी अच्छी हैं और बात अच्छी भी लग रही है सुनने में, लेकिन भाई पल तो ठीक है लेकिन कल तो आएगा साला। एनीवे हो गया वो।
तो वो रंग दे बसंती टाइटल था उस प्रोग्राम का, उसका एक कार्ड मेरे पास अभी भी है, शायद कहीं न कहीं एक याद के तौर पे रखा होगा। और उसमें रंग दे बसंती के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको टाइटल कहाँ से आया, तो वो इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है कि जो योगदान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु सुखदेव, जो भी मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं है, तो इन्होंने जो किया उस लेवल पे, वो भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी जान दे दी, किसके लिए? किसी एक उद्देश्य के लिए, और शायद मुझे लगता है वो उनकी इनर कॉलिंग रही होगी, आई डोंट नो दैट, इसका मुझे कोई प्रमाण नहीं पता। और वो चाहते तो लास्ट मोमेंट पे भी वो गिव अप कर सकते थे और सब कुछ अपनी जान को, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हमारी इनर कॉलिंग थी, हमें मरना है तो मर जाएँगे, बट अपनी बात ईमानदारी से लोगों तक पहुँचाएँगे। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि इस पे मैं बहुत बड़े कमेंट नहीं कर सकता। मेरा इस बारे में ज़्यादा ज्ञान है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि भगत सिंह उन चुनिंदा लोगों में से रहे होंगे, उनके साथी भी, कि जो अपने मकसद के लिए ईमानदारी से अपने इनर इनर कॉलिंग के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, और वो उन्होंने शायद प्रूव किया है। अब मैं बताता हूँ रंग दे बसंती का चक्कर। मुझे ना मूवीज़ देखने का बहुत शौक चढ़ा है। मैंने 2 बहुत मूवीज़ देखी हैं। मैंने शायद थाउज़ेंड्स ऑफ मूवीज़ देखी होंगी, और थाउज़ेंड्स ऑफ कोटेशंस मैंने पढ़ी होंगी। थाउज़ेंड्स ऑफ स्टोरीज़ मैंने पढ़ी होंगी, थाउज़ेंड्स ऑफ जोक्स मैंने पढ़े होंगे। पता नहीं थाउज़ेंड्स में मैं बहुत कुछ किया है, क्योंकि मैंने ना वो मैं बताया ना कि वो पढ़ने-वढ़ने का, तो जो पीछे लाइब्रेरी लगाई है ना, तो इसलिए लगाई है क्योंकि फीलिंग लेने के लिए। किताबों से नशा आता था, एक बुद्धि विलास होता था उससे, और फिर उससे हम वाणी विलास करते थे, तो दोनों में बड़ा मज़ा आता था एक टाइम पे। तो इसलिए ये सारे मेरे बैकग्राउंड आपको लाइब्रेरी वाले ही मिलेंगे वीडियोज़ में। तो रंग दे बसंत मूवी की एक खास बात है, उसमें क्या था कि ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं। मूवी अगर आपने देखी ना हो तो देखें थोड़ा-सा, और उसको सिर्फ़ उस मूवी में देशभक्ति से नहीं, और वो ना उनकी भी इनर कॉलिंग होती है, वो जब वो अपना उसमें जान दे देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि विशाल भाई इनर कॉलिंग बहुत चिल्लाते हैं कि जब अंदर की वो आवाज़ आती है ना, फिर बाहर की आपको कोई आवाज़ सुनाई देती नहीं है, और फिर वो आपको लेके जाती है जहाँ लेके जाना है, चाहे वो कैसा भी है, मरो कुछ भी हो उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी भी इनर कॉलिंग रही होगी, तो उसमें वो डायलॉग है, डायलॉग बहुत सारे हैं, तो उसमें वो आई थिंक आमिर खान ही बोलते हैं कि ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं। या तो जो हो रहा है बर्दाश्त करते जाओ, या फिर या फिर ज़िम्मेदारी लो कुछ बदलने की, और उसमें जो तुम ईमानदारी से कोशिश कर पाओ, अपनी करो। कुछ बदलेगा, नहीं बदलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट तुम कम से कम इतनी संतुष्टि के साथ मर सकते हो कि तुमने अपनी एक ईमानदार कोशिश की। और मैं पता नहीं क्यों मैं उस चीज़ से ना अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा क दुनिया बदलने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद को ही नहीं बदल पाया आज तक। अपनी औकात नहीं है दुनिया बदलने की। हाँ, जैसे विशाल भाई कहते हैं कि एक अंदर से आवाज़ है कि शेयर करूँ ईमानदारी से अपनी बात को। तो कोई सुनना चाहे तो बहुत बढ़िया, ना सुनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ईमानदार कोशिश ज़रूरी है, और वही मैं 1% प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं, "यार ये साला क्या कर रहा है ये?" मेरे घर वाले टेंशन में हैं। बहुत बस मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या-क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं सिर्फ़ एक ईमानदार प्रयास करना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ़ शेयर कर रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान बाँटने का यहाँ पे शौक नहीं है। बस जो अंदर से आ रहा है मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे अनुभव से आ रहा है, जो इस क्षण में आ रहा है, जो मैं जी रहा हूँ, जो मैंने पाया है, बस मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। किसी की ज़िंदगी बदले अच्छी बात है, नहीं बदले कोई बात नहीं। तो आ तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं और विशाल भाई हैं, तो मैं चाहूँगा कि विशाल भाई अपनी आज अगर मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर उनके भी अंदर से कुछ आए, क्योंकि मैंने लाइव जिसको देखा है कि जिसके अंदर से कुछ आता है और वो अंदर से शून्य हो जाता है, तो शायद विशाल भाई में कहीं न कहीं ये चीज़ उसकी कृपा से है, क्योंकि हमारी औकात नहीं है। वो उसकी कृपा होती है, तो गधा भी पहलवान हो जाता है, और एक गधा आपके सामने बैठा है, जो दूर से पहलवान दिख रहा होगा। लेकिन मैं बता दूँ आपको, ये लिटरली गधा ही है। गधा मतलब लिटरली गधा, जिसने बहुत किताबें पढ़ी, जिसने बहुत लेक्चर्स दिए, जिसने पता नहीं कितना ज्ञान लिया, लेकिन जीवन में उसको ना तो ये खुद को बदल पाया, और जिसने खुद ही को नहीं बदला तो दूसरों को तो बदलने की छोड़ ही दे। अहंकार ज़रूर रहा था कि हम दुनिया को बदलेंगे, और एक दिन दुनिया ये होगी। आज विशाल भाई की, थैंक्स टू द विशाल भाई, इन्होंने बोला कि भाई साले तेरी औकात खुद की बदलने की नहीं है, दुनिया तो छोड़ दे। याद है तुम्हें विशाल? तुम सबसे पहले आए थे गुड़गाँव, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और उसमें आई थिंक राममेल वाला मेरा फ्रेंड है ना, राममेल, उसका ऑफ़िस था वो एक, और वहाँ पे तुम मुझे ले गए, कह रहे आ जाओ बात करते हैं। तुम लेने के मूड में थे। तुमने पहले चाय-वाय पी, और तुम मुझे वॉक करवाने के लिए ले गए। क्योंकि तुम भी रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को। तुम्हें लगा कि साला जब मैंने कुछ जान लिया है,
तो थोड़ा-सा मैं ज्ञान का प्रकाश, मेरा फर्ज़ बनता है कि जो लोग सुनना चाहें, कम से कम मैं उनसे ईमानदारी से बात करूँ, है ना? और फिर तुमने भाई साहब बिना कुछ मतलब अकेला ले तुम्हारी ये खास बात थी चलो कि तुमने ना मुझे अकेला ले गए तुम, है ना? तुमने सोचा कि चलो यार खुले में नहीं करते, आराम से क्योंकि वन टू वन कन्वर्सेशन होना चाहिए ना। तो जो गलतफ़हमियाँ हैं वो अलग से दूर हो। मुझे वो पहला क्षण आ रहा है, उसके बाद शायद मैं फिर घर पे आया था, पहले भाभी ने मंचूरियन खिलाया, मैं पता नहीं क्यों आ गया था, सही बताऊँ तो मुझे डर भी लग रहा था भाई। लेकिन वो भाभी ने मंचूरियन खिलाया, मंचूरियन इतना स्वाद पूछो मत। मेरे को तो आज भी याद आता है उसका जो ज़ुबान पे स्वाद कि भैया वो मंचूरियन। और तुमने बोला ऐसा पहले कभी बना भी नहीं, पता नहीं भाभी ने बनाया भी नहीं, पता नहीं वो कैसे बना। और तुमने ना ये जो एक कहावत थी ना कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको अच्छे से खिलाओ-पिलाओ, वो वाली भी मुझे रियलाइज़ हो रही है। अब रियलाइज़ हो रही है कि भाई वो इतना मंचूरियन अच्छा क्यों बना था, क्योंकि विशाल भाई मंचूरियन खिला के कह रहा अब तेरी तन की भूख मिट गई, अब आजा नीचे, अब तेरे से मैं बात करता हूँ, अब तेरे से करूँगा मैं गंदी बात। और इसने फिर वही गंदी बातें करनी शुरू कर दी जो ये करता ही है। फिर इसने मेरी ऐसी-तैसी करी। मैंने बोला कि भाई कहता तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? मैंने वो मेरे को याद आ रहा है मैंने बोला था कि क्योंकि शब्द है ना, हमने बड़े रटे पड़े हैं तो आजकल का ये शब्द था कि वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ या मैंने ऐसा कुछ बोला होगा शायद। तुमने कहा साला घंटा तुम्हारी खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ है? ऐसे भी तुमने कुछ बोला था। मैंने कहा यार ये इसको साला कुछ बोलो, इसने ना कपड़े फाड़ने हैं। तो मैंने तो ये 2-3 बोलने के बाद ही मेरे को लग गया था। मैंने कहा भाई आज कपड़े फाड़ेगा, तो सुन लो इसको जो सुनना है भाई जो कह रहा है। कड़वा तो है लेकिन क्या करें अब, हमें भी ऊपर-ऊपर से वही पता था वैल्यू ऐड करें, दूसरों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आएँ, है ना? ऐसी-ऐसी कुछ बातें थी। फिर इसने कपड़े फाड़ दिए। फिर कपड़े फाड़ने के बाद मैं इससे दूर रहने लगा। मैंने कहा भाई इसके पास जाओगे, तुमने कुछ भी बोला, जब इसने वन ऑन वन कन्वर्सेशन करनी है, इसने भैया बोल देना है कि भैया मैं तो सीधी बात करता हूँ और सीधी अहंकार पे चोट मारेगा, इसलिए मैं तो इसे डरने लग गया, सही बताऊँ लिटरली। फिर जो लॉकडाउन का मैंने स्टोरी सुनाया, तो उसमें फिर मेरा बर्थडे आया जुलाई में, तो तब तक तुम्हारा वो पंछी वाला कोर्स था ना, वो गुड़गाँव में जो विश्वकर्म में तुमने किया था प्रतिभा जी के यहाँ पे, उसमें भी तुमने ली, लेकिन चलो उसमें तुमने मेरी इंडिविजुअली ली, सबके थ्रू भी थोड़ी-थोड़ी दी तुमने। तो उसमें मेरे को थोड़ा-सा शांति थी और मैं उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, फ़ोटो मैंने तेरी कितनी अच्छी फ़ोटो खींची है साले। मेरे आज तक खुद की कुछ नहीं हुआ, मेरा आज तक खुद का प्रो कोर्स नहीं बना और तेरे लिए साले मैं वहाँ पे गया और कमाल की बात कितना कमीना है तू, तूने साला चार्जेस भी लिए। साला हरामी है तू भाई साहब एक नंबर का। साला एक वीडियो बनाई मैंने, तेरी फ़ोटो खींची, कम से कम भी टेक्निकली वो ₹10,000 का काम था, मतलब एक नॉर्मल तरीके से। वो तो तूने फ्री में करवा लिया। ऊपर से कह रहा है जी फीस भी देनी है ₹1100 जो भी तूने बोली होगी। साला हमसे पैसे भी ले रहा है। वाह! मैंने कहा ये बात, इसे कहते हैं ईमानदारी की पराकाष्ठा और इसे कहते हैं खुद ही अपनी आगे हम भी जी, कोई बात नहीं भाई, विशाल भाई हैं, चलो ये भी झेल लेते हैं। बड़ा काम किया है। तो याद है कितने मेरे को कितना पैसा खर्च किया मैंने लोगों के वीडियो बनाने में, खुद का वीडियो नहीं बना आज तक कोई। याद है तेरे को? तो तूने एक बार ₹500 दिए थे, मैंने बोला था विशाल भाई आज थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट कर दो, मैं थोड़ा-सा चाह रहा हूँ कि इससे ना इतना तो हो कि साला मेरा कुछ खर्चा पानी निकले, तो तुम अकेले आदमी जिसने शायद ₹500 दिए थे उस दिन। मेरा भतीजा भी था, उसने वो भी था शायद, जो मैं लास्ट कुछ वीडियो बनाया। नहीं तो भाई साहब सैकड़ों, हज़ारों फ़ोटो खींची हैं, पता नहीं कितने मैंने करीबी लोगों के वीडियो बनाए हैं। अब बना तो बना नहीं कोई। और सबसे घटिया आदमी विशाल, जिसने साला सारा काम करवाया, वर्कशॉप के भी पैसे लिए। बस एक चीज़ की थी, उसके बाद हमने डिनर किया था, याद है? वो पता नहीं ढाबा टाइप कौन-सी जगह थी। शुक्र है ताला उसमें तूने कंट्रीब्यूशन नहीं लिया, बोल देता कि भाई देखो ऐसा है, मैं ईमानदार आदमी हूँ। सीधी सी बात है, इतना खर्चा आया डिवाइड बाय दिस 5 4 5 पीपल तो वो मेरा हार्ट अटैक हो जाने से बच गया। क्योंकि शायद तुम भी खुश थे थोड़ा बहुत, तो तुम्हें लगा चलो साला कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं जा रहा तो कम से कम खाना तो खिला ही सकते हैं इनको। वो भी याद है मोमेंट मुझे याद। हमने शायद कुल्फ़ी भी खाई थी, अच्छा खाना था बाय चांस मुझे दोबारा क्योंकि साथ में भी थे ना एक और ठीक-ठाक वाले बंदे ही थे जो उस ज़ोन में कहीं न कहीं आस-पास में थे। तो वो रहा, कुल्फ़ी खाई हम लोगों ने, वापस आए। उसके बाद तुम अपनी जर्नी में चले गए। फिर तुम जुलाई में फिर आ गए मेरे लेने के लिए, पता नहीं कहाँ से। मेरा बर्थडे था और मैं भी एक्चुअली मूड में बैठा हुआ था। मेरे को भी ना अंदर में खालीपन था और बाहर अंदर में ये महसूस हो रहा था कि यार ये ना लाइफ़ में ना ट्रांसफ़ॉर्मेशन कुछ है नहीं, हम ना फालतू में बिज़ी कर रहे हैं। और फिर तुम आ गए और उससे पहले मैंने किताबों को करीब 250 किताबें मैंने अपने एक मित्र हैं पवन भारद्वाज जो आए थे पहले वाले सेशन में, उनका सेंटर है यूनिक कंप्यूटर सेंटर नरवाना में। जितने मैंने लोगों को मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए देखा है,
ही इज द पर्सन। उनका लिटरली थिएटर होता है ना, जो बहुत बड़े थिएटर्स होते हैं, जैसे नीलम थिएटर है यहाँ पे एक अपने नीलम चौक में, उसके अंदर उनका कंप्यूटर सेंटर है। और कभी चलेंगे, आपका कभी मौका लगे जरूर जाना एक बार नरवाना और उनका देखना कि कितना उन्होंने मेहनत से खड़ा किया है, जीरो से खड़ा किया उन्होंने। तो मैंने बोला कि मैंने कहा ये किताबें भाई मेरे तो जीवन में कुछ काम नहीं आई, तो मैं इनको दान कर देता हूँ। मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो भी रहा होगा, मैं गाड़ी से गया अपने फ्रेंड के साथ। राम मेहर मेरा दोस्त है, बचपन का मित्र है, वो भी भाई, वो भी कमाल है। वो भी मतलब अलग ही जोन में रहता है। वो है, दिमाग नहीं है उसमें, लेकिन दिल से इतना है कि साला उसको बोलो कि भाई ये करना है और वो उसके औकात में है, तो शायद वो कर दे। करेगा नहीं करेगा सब्जेक्टिव मैटर है, बट शायद कर दे क्योंकि उसने किया है ऐसा। मैंने देखा है। मैं शायद मेरे फैमिली वालों को याद होगा, जो मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया था अपना, लक्ष्य ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें खर्चा आया, उसके पैसे नहीं थे मेरे पास और मैंने बहुत खर्चा कर दिया। और बाई चांस वो आ गया, मेरा एक लंगोटिया फ्रेंड है संजू, वो भी आ गए, ऐसे आ गए, पता नहीं कहाँ से कूद के आ गए वो। और वही सेम सिचुएशन जो मेरी, वो वाली सिचुएशन थी, याद है विशाल, जो मैंने भी 23 मार्च वाली बताई। पता नहीं मैंने हवाबाजी में कुछ करना चाहा, जेब में पैसे नहीं, प्रोग्राम कर दिया, पैसे 80,000 रुपए का माइनस में बजट चला गया, जेब में पैसा कुछ था नहीं, और होटलों वालों को पे करना था 40-45,000। उसमें मेरे एक दीदी और जीजा जी है कैथल से, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो मैं, वो भी पैसे देने को तैयार थे, कह रहे तेरे को पैसे चाहिए तो ले ले हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास शायद थे, वो सोच के आए थे कि यार इसको अपना करियर शुरू करा है, तो 50,000 लाख रुपए वो लेके आए थे। मैंने उनको मना कर दिया। भाई साहब बोलते हैं कि तूने इतना खर्चा किया, तू लोगों से ले नहीं रहा है, तो कहाँ से आएगा? मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन मैं आपसे नहीं लूंगा। भाई साहब आ गए। उस टाइम में पता नहीं इसका ठीक ठाक चल रहा होगा हिसाब किताब, तो उसने मेरी टेंशन को देख लिया चेहरे पे, क्योंकि प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा, मैंने बताया था ना, प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, लोग लोग बहुत कम थे, और मैं फिर उसी टेंशन में था, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। और जैसे प्रोग्राम खत्म हो, ये तो साला होटल वाले तो भाई साहब ऐसे बेइज्जती कर देते हैं, है ना। तो मैंने कहा इनको तो शायद कई महीने तक इनके तो बर्तन मांजने पड़ेंगे, अगर खुददारी की बात हो गई तो। वो पता नहीं कहाँ से आया, उसे मेरी टेंशन है कि कह रहे क्या बात है बता सीधी। उससे पहले हमने कभी 1 रुपए का भी लेन देन नहीं किया, और हम लोग करीब, आपको बता दूं, 27 साल पुराने फ्रेंड हैं, 27 ईयर्स। और ये बात है 2014 की, 21 नवंबर, शायद 21 नवंबर हो, या 21 नवंबर है मेरे ख्याल से, 2014 की बात। मैंने कहा कुछ नहीं यार, थोड़ा सा ना पैसे की दिक्कत है। मैंने कई लोगों को फोन भी किया, अच्छे अच्छे लोगों को फोन किया, जो मुझे लगता था कि शायद मदद कर पाएंगे, लेकिन वही है ना, घंटा, जहां उम्मीद करो वहां पे मिलता है घंटा। अब घंटा तो भाई घंटा, अब क्या करें। वो कहता है कितने, मैंने कुछ नहीं, 50,000 रुपए। कह रहा आ जा नीचे गाड़ी में रखे हो। मैंने कहा "ओ भाई, तू तो कहीं से था भी नहीं लिस्ट में"। कह रहा है अभी रखे हुए हैं, ले ले यार। उसने निकाल के दिए। उसके बाद कमाल की बात है, उसको बहुत जरूरत पड़ी और मेरे पास कभी पैसे नहीं थे। मैं उसको हमेशा मना, उसका फोन आता है, भाई पैसे हैं?" मैंने कहा नहीं। कहता ठीक है भाई, पैसे हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते मैंने लिटरली पता नहीं 4-5 साल या 3-4 साल तो निकाल दिए होंगे। फिर मैंने पता नहीं कहाँ से अरेंज करके दिए, मुझे भी याद नहीं, क्योंकि लंबी कहानी है वो। लेकिन अगर मैं दोस्तों में सच में, एक वो डेफिनेशन होती है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अंग्रेजी में कंफ्यूजिंग है, बट इसका मतलब है जरूरत पे जो काम आए वही मित्र है। खासकर अगर वो मदद कर सकता है तो करनी चाहिए उसको, बिना पूछे करनी चाहिए। नहीं कर सकता है फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश करे, बाकी सबकी अपनी देश काल परिस्थितियां हैं भाई। तो उसने बिना मांगे मेरी मदद की, मेरे को सिर्फ देख के कि यार ये टेंशन में लग रहा है, शायद इसको कुछ जरूरत है। तो रामेर भाई, तेरे को भी बहुत बहुत थैंक यू उस मोमेंट के लिए। और शायद वो टाइम था जब मैं तुम्हारे लिए सच में कृतज्ञता आई मेरे अंदर। उससे पहले तुम मुझे जाट लगते थे, तुम्हारे अंदर दिमाग तो है ही नहीं, आज भी नहीं है एक्चुअली में इतना, लेकिन तुमने उस टाइम मेरे को कृतज्ञता लेके आगे कि हाँ यार ये बंदा है, जो मतलब किसी और तरीके से बंदा है। मुझे ना, मैं बोल भी रहा था, मैंने कहा तुम्हारे में ना साला वो कर्ण वाली क्वालिटी है, जो महाभारत में कर्ण में क्वालिटी थी ना, वो तुम्हारे अंदर है कहीं ना कहीं, कि तुम बंदे का साथ नहीं छोड़ोगे चाहे साला तुम्हें पता है कि मर जाओ तो, लेकिन साथ नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा लगता है मुझे। बाकी अब पता नहीं किसके साथ क्या लेके आए। बहुत कुछ है कहने के लिए, और मुझे लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और कोई आए ना आए, चाहे कोई व्यक्ति आए ना आए, मैं तो सिर्फ यही कोशिश करूंगा कि ईमानदारी से अपनी लाइफ जीऊं और ईमानदारी से बात करूं यहाँ पे। कोई सुनना चाहता है सुने, नहीं सुनना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। विशाल भाई, मैं चाहता हूँ कि यार तुम भी थोड़ा सा आज बोलो यार, क्योंकि ये तुम्हारी मेरी मीटिंग है, ये किसी और की नहीं है। ये हमारी वो वन ऑन वन है, जो ना तुमने प्लान की, जो ना मैंने प्लान की, ये किसी और ने प्लान की। और ये वो वन ऑन वन है जो पहली वन ऑन वन पब्लिश होगी
यूट्यूब पे अगर मेरी सांसें रहीं, जबकि मुझे लगता है कि रहेंगी, ऐसा नहीं आ रहा अभी कोई थॉट। मुझे लगता है कि जब तक ऊपर वाले का वो काम नहीं होता जो मेरे थ्रू होना है, तब तक तो चलेंगी ना, और जिस दिन काम खत्म हो जाएगा भाई, फिर उसका कुछ पता नहीं। तो एक तो तेरे को मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, तूने बहुत ली मेरी, और अभी भी तुम लेने के मूड में रहते हो जब भी तुम्हें लगता है, लेकिन यार आई लव यू। मतलब तुम वो कड़वे करेले हो। अगर मैं आज की डेट में ईमानदारी से अगर मैं किसी से कोई बात करूँ, मुझे लगता है कि वो बंदा ईमानदारी से कोई चीज़ का आंसर कर सकता है, या जो मेरी जर्नी को, जो मेरे अंदर जो कुछ हुआ है उसको अगर 1% रिलेट कर सकता है, तो वो तुम हो विशाल भाई। और मैं तुम्हें बताया था ना, दूसरा जो बंदा था उसके साथ मेरा क्या हुआ, है ना? तो मैंने एक और मैंने अपने आप से किया है कि मैं पब्लिकली सिर्फ प्रेज़ करूँगा, किसी को नाम लेके क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, है ना? ये मैंने खुद से लिया है, क्योंकि यार ठीक नहीं है ना। वन ऑन वन करो, सही है ना? तो मैं तुम्हारा अनम्यूट कर रहा हूँ तुमको, ठीक है? तो तुम अब जो तुम्हारे अंदर से आए तुम बोलो यार, अब करो तुम, अनम्यूट हो रहा है? हाँ हो गया। हाँ, तो भाई अब तुम बोलो, अगर तुम्हारे कुछ आए तो, और नहीं इस आए पे तो इस पे एक बात कहूंगा, हाँ पब्लिकली नाम लेना ठीक नहीं है, पर एक व्यक्ति करके हाँ, और सब एक कुछ बोल दो। हाँ, तो वो एक व्यक्ति जिस पे मुझे मैं और दुनिया और और अच्छी बात है कि वो व्यक्ति सुन ले, बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो उस व्यक्ति को मैं बता दूँ भाई साहब, उस व्यक्ति को मैं इतना कह दूँगा कि खोखला अंदर से बिल्कुल, बातें अद्भुत, दुनिया बदलने की बातें, ये फलाना-ढिमकाना, सारे प्लान सब कुछ है, लेकिन अंदर खालीपन। खालीपन वो वाला अच्छे वाला खालीपन नहीं है, वो दूसरे वाला, कहते हैं खोखलापन थी। है, मतलब और बातों से तुम्हें लगेगा कि भाई इससे ऐसा बुद्धिमान आदमी कोई है नहीं धरती पे। मैंने भी को लगता था, बल्कि मैं उनको अगर निकनेम बताऊँ, मैं उनको बोलता वाइज़ मैन। अगर कोई लॉजिकली मास्टर है कोई, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ। अगर कोई लॉजिक्स का मास्टर मैंने देखा है, जो हर चीज़ में लॉजिक निकाल दे, तो वो व्यक्ति है। अगर मैंने देखा है ज्ञान को लॉजिकल फॉर्मेट में प्रेज़ेंट करने का कोई मास्टर है, तो वो व्यक्ति है। मैं उनके लिए कृतज्ञता है, कृतज्ञता नो डाउट, क्योंकि उनका भी बहुत मैंने बताया था 2 लोगों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है उसमें। लेकिन भाई ये जो है, ये उन्हीं की भाषा में यह है कि ये लॉजिक से परे का काम है। लॉजिक को साइड में धरना पड़ेगा, और ईमानदारी इतनी भी है कि शायद उन्होंने भी बोला हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बोलता उन्होंने बोला कि वो व्हाय वर्कर हैं, वो हू के वर्कर नहीं है, वो व्हाय के वर्कर हैं। तो वो लॉजिक्स के मास्टर हैं, लॉजिक्स में उनका बहुत उनकी मास्टरी है। बट हू से मुझे लगता है उनका कोई वास्ता रहा होगा, क्योंकि जब हू से रियल वास्ता होता है, तो लॉजिक कुछ नहीं होता मेरे भाई। फिर वो होता है जो मंज़ूर-ए खुदा होता है। और वो मैंने तुम्हारे अंदर भी देखा, वो मैंने जब रियलाइज़ हुआ तो मेरे को अपने अंदर देखा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे लॉजिक हाँ, अभी मैं जो कर रहा हूँ ना, इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना? वो तुमने बोला ना कि तुम्हारी आवाज़ नहीं थी स्टार्टिंग के 20 मिनट में, तो 20 मिनट में वेटिंग में था एक्चुअली कि कोई आए, 7 बजे तो शुरू करेंगे। तो इसलिए वो 20 मिनट में आवाज़ नहीं, तो मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ, ये रॉ है। ये वो है, मतलब जो जो तुम कहते हो कि तुम साला खाली हो जाओ और फिर उसको करने दो जो करता है। तो मैंने डर कहा किस बात का है, खाली है तो सही चलो। होना चाहिए ना। अब विशाल भाई देखो, सारी चीज़ें हैं, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अगर 5-7 मिनट तुम्हारे भी कुछ अंदर से आए तो बोलो यार, है ना? लेकिन तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ, ईमानदारी, है ना? हाँ, बोलो कुछ अगर आ रहा है। हाँ तुम्हारी जर्नी थी तो कुछ आ रहा था अंदर से, जब तुमने बोला कि पहली बार राम मेहर के ऑफिस में जब तुम्हारे साथ जो तुमने, वो भी अहंकार था, हाँ, वो भी अहंकार था और गंदे वाला अहंकार। वहां पे ये है कि हाँ मैं जाके कुछ बदल लूं या कुछ वैल्यू ऐड कर दूं या कोई समझ ले, ऐसे नहीं बात बनती है एक्चुअली। हालांकि वो अलग बात है कि ऐसे कभी कभार बात बन और जाती है, बन जाती है, दैट्स लेकिन ओके, बट हाँ, ठीक है। पर वो अहंकार है। इसके इसका जब बात और गहरे से समझ में आती है, फिर आप एक काम करते हैं, क्या करते हैं, आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात करते हैं। अब जो अपनी मर्जी से आए उसको बख्शना मत। जो खुद ही आए कि भाई प्लीज़ कृपा तोहफ़ा कबूल करो,
जो ये जो अपनी मर्जी से आ रहा है उसको बख्शना मत, और बाकी लोगों से हम्बल बने रहो, क्योंकि जिसको चाहिए नहीं उसको देना क्यों है भाई? जिसको चाहिए नहीं उसको देना ही क्यों है? और आपका काम है शेयर करना। हाँ, किसी को चाहिए, अपनी मर्जी से आ रहा है, तो फिर किसी को चाहिए मतलब जो अपनी मर्जी। जो ये कह रहा है कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो और जो करना है करो। मैं जो शायद आदमी सुनने के लिए तैयार है, जिसने इस लॉजिक को ड्रॉप कर दिया, जिसने कहा कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया, पर उसने मेरी मदद नहीं कर पाया, वो सब मेरी मदद नहीं कर पाया, अब मैंने लॉजिक को रख दिया साइड, अब मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ। जो आदमी इसके लिए तैयार हो गया उसका ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पर जो इसको साथ में लेके चल रहा है, जो अपने लॉजिक को साथ में लेके चल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही है कि वो अहंकार ही था, हालांकि उसमें तुमने सुन लिया वो अलग बात है। फिर मुझे भी ये समझ में आया कि जा जाके करने का कोई फायदा नहीं है। जिसको चाहिए वो आप तक अपने आप आएगा। आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो, आप अपनी बात कहना शुरू कर दो, वीडियोस के थ्रू, लिख के, वगैरह वगैरह। अब तुम जो कर रहे हो, तुम यही कहते हो कि हाँ भाई, जिसको जो आना चाहता है, अपनी मर्जी से सुनना चाहता है, आए, बहुत अच्छी बात, ठीक। तो वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद जो पूछे, अपनी रजामंदी से तुमसे क्वेश्चन पूछे, वहां छोड़ना भी मत, क्योंकि ये बहुत कड़वा सच है, बिना किसी के अहंकार पे चोट मारे उसका अहंकार गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और वो टूटेगा नहीं तो उसको वो नहीं मिल सकता कभी जिसकी हम सबको नीड है, नेवर एवर। बस इतनी एडवाइस है और कुछ नहीं। भाई एक और आ रहा है, जब तुमने ये बात कर दिया ना तो मेरे ना अंदर से फिर एक और आ रही चीज, मैं आज आने बोल दूं। आने ये वाला 7 से 8 वाला सेशन है, ये फ्री रहेगा, लिंक है जहां पर भी है, वहां से कोई आना चाहे है, अगर कोई वन ऑन वन बात करना चाहे। वैसे कल तक का जो मेरे माइंड में फिगर था वो था 100 रुपीज मिनट पर्सनल, वो हो गया 1000 रुपीज मिनट। ठीक है, अगर कैपेसिटी है देने की तो इसके हिसाब से बिलिंग करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है बट तुम सच में ईमानदार हो, तुम पूछना चाहते हो, तो फिर तुम जो भी दोगे वो कबूल। ठीक है। ठीक है, और लेकिन एक शर्त और है, अगर तुम 1 रुपया दो तो सारे एक डिजिट में होने चाहिए, एक 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 होने चाहिए। अगर तुम 2 रुपए दो तो सारे दो दो डिजिट में होने चाहिए। अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो ऑनलाइन, 1 रुपया 11, 111, 1111, एक ही डिजिट चलेगा सारा, अगर तुम ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो तो। अगर तुम ऑफलाइन बाई चांस मेरे से मिलने आ गए तो तुम जो भी डालोगे, एक मैंने साइड में रख दिया है, उसमें कोई काउंटिंग भी नहीं है। बट इतना हो कि तुम्हारे अंदर दुख ना हो कि यार मैंने ज्यादा ज्यादा दे रहा हूँ इस आदमी को, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सरेंडर होना चाहिए कि मैं सुनने के लिए आया हूँ। तुम ईमानदारी से बात करना, ईमानदारी से पूछना, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दूं, चाहे कितना कड़वा है। और मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई मुझे नहीं मालूम। तो आज विशाल भाई 23 मार्च, कल तक का जो प्राइस था वो था 100 रुपीज मिनट। एक बंदे ने पे किया है, वैसे सही बताऊं, टेक्निकली वैसे 2 लोगों ने पे किया है। अभी से हो गया वो 1000 रुपीज मिनट। जिसके अंदर हैसियत है वो 1000 रुपीज के हिसाब से दे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, वी आर अवेलेबल। और बताओ कुछ। बस काफी है। यूट्यूब फ्री है, और ये चीजें मैंने आचार्य प्रशांत जी से सीखी है वैसे ना, कि भाई पैसा दे लिया तो साला खरीद थोड़ा लिया तुमने, तुम ही आए हो ना, पहले पैसा भी लूंगा और फिर तुम्हें वो बात बोलूंगा जो उनसे सबसे कड़वी बात है। अभी तो मैंने बोली नहीं वो, एक्चुअली मैं सही बताऊं, दिस इज लेवल 2, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, और मुझे लगता है मेरे अंदर से पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये लेवल 9 तक जाएगी सच्चाई। तो अगर तुम बोलोगे कि लेवल 9 वाली सच्चाई बोल दो, तो वो तो मैं, उसका चार्ज होगा 1 लाख रुपया मिनट। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो फिलहाल तुम्हारे हिसाब से जो बोलेंगे वो भी फिलहाल 1000 है। कि कल क्या हो जाएगा अपने को पता नहीं, बट इस मोमेंट में तो यही है। ठीक है विशाल भाई, और कुछ देख लो, कुछ आ रहा हो तो यार, क्योंकि अपनी प्लानिंग के हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा बॉस। सोच के आया था मैं, आज 2-3 पॉइंट लिखे हुए तो उसमें से एक भी कवर नहीं हुआ। ठीक है, कोई उसमें बात कोई नहीं, जब उसने जो करना है करने दो भाई। अब हम अपना करें उसके बीच में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आता ना दिमाग तो बीच बीच में कहता साले ये तो 2-3 तो निपटा दे काम, छोड़ देते हैं। विशाल भाई एक और चीज, लास्ट एक और आ रही है दोस्त। भाभी को बोलना कि यार भाभी हो तुम हो, है ना, दीपक का अभी चलो
पता नहीं मुझे कि दीपक का क्या है। बाकी अगर तुम्हारे को टाइम मिले तो भाभी को बोलना कि कुछ भी बना के अपने हाथों से जो भी उनको समझ में आए वो अगर लेके आए मेरे पास तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि शायद मेरी निकलने की है नहीं अभी फिलहाल इच्छा यहाँ से। अगर पॉसिबल हो तो बात करके आना, कुछ भी बना के लाना, जो भी लगे, मंचूरियन हो या कुछ भी हो, तो आई वुड लव दैट। ठीक है। ठीक है। बाकी कमीने तूने मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी कर दी। मैं कहाँ जा रहा था, कौन से पाथ पे था, तूने ऐसी तैसी करवा के कहाँ छुड़वा दिया तूने यार। तो तेरे से एट द सेम टाइम कहते हैं ना, तेरे से नफरत भी बहुत है, बट एट द सेम तरह से प्यार भी बहुत। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ज्यादा है। क्या फर्क हमें पड़ता है? डिसाइड भी करना नहीं है भाई। ठीक है, हमें और सिर्फ क्या मैंने फर्क बोला ना कि मेरे को सिर्फ दो ही काम करने हैं, एक ईमानदारी से जीना है और दूसरा ईमानदारी से बात करनी है। और ये ईमानदारी का 50% है, इसका जो दूसरे वाले 50% है उस पे मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पास वो जिज्ञासु आएंगे जो सच में जानना चाहते हैं कि इसकी गहराई क्या है। ये तो सामने वाली है ना, ईमानदारी से बात करना, जो बोलो और जो करो उसमें कथनी और करनी में समानता हो। ये बहुत बेसिक वाली ईमानदारी है। इसके अलावा जो दूसरी ईमानदारी वो है मन के लेवल की, मन के गहराई में अपने घुस के ईमानदारी जब निकल के आए और विचारों में जो ईमानदारी निकल के आए। और एक वचन होता है, वचन सुना आपने? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, जो जिस वचन के लिए श्री राम जी चले गए थे 14 साल, उसको पूरा करने के लिए, कोई बात नहीं बापू तूने दिया ना वचन, चलते हैं, कोई टेंशन थोड़ी ना है। तो उसकी बात उनके साथ होगी जो निकल के आएंगे। बाकी अगर मुझे लगता है कि अगर 1% भी कथनी करनी में अगर तुम्हारे बीच का फर्क खत्म होता है तो लाइफ बहुत हसीन बन सकती है यार। और गहराई में जाना तो फिर कूदो गहराई में, विशाल भाई के पास जाओ, आचार्य प्रशांत को सुनो, जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनो, है। और विपसना का मैंने विपसना की नहीं अभी तक भाई, लेट मी वेरी फ्रैंक। लेकिन विपसना के जो गोयनका जी के वीडियो है ना भाई, उन्होंने बहुत कुछ चला दिया अंदर से, उन्होंने बहुत सारी चीजें ना मतलब धो डाली। तो गोयनका जी को सुनो, चार तो दिखे रहे हैं, सामने आ रहे हैं, है ना। बाकी फिर भी लगे कि चलो ये जो आदमी बोल रहा है इसके पास भी कुछ हो सकता है, हमारे पास भी आओ, लेकिन हम थोड़े महंगे हैं अभी फिलहाल में। विपसना फ्री अवेलेबल है क्योंकि वो बहुत अलग जोन पे है। आचार्य प्रशांत जी के वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं यूट्यूब पे दुनिया भर के, आप उनको सुन सकते हो। विशाल भाई अलग जोन पे है क्योंकि भाई ये तो पैसे से भी ऊपर उठ चुके हैं, ये तो फ्री बांट रहे हैं, तो इनका कोर्स करो, ये कोई चार्ज नहीं कर रहे, तो वही है ना। तूने बोला था कि अब तू चार्ज नहीं करेगा, तो साले तू मत करियो, ठीक है ना, मैं ही करूंगा, है ना। और मुझे लगेगा कि तेरे को जरूरत है तो मैं दे दूंगा तेरे को। ठीक है, तू अपनी ईमानदारी को ये रही हो तू उस लेवल पे। अभी तू 10 दिन जाके है ना सेवा करके आए। अभी अभी तूने पता है 2-3 बार मैंने तेरे से ही पैसे उधार लिए, लेकिन मैंने रिटर्न भी किया है। और जो तेरे 7,000 थे वो मैंने 2 पार्ट्स में रिटर्न कर दिए, 4,999 और 2,002 मिल गए ना। मिल गए। 1 रुपया फालतू किया है, डिले हो गया लेकिन ईमानदारी से मैंने कर दिया था। और कोई हिसाब किताब हो तो बता दिए, और तेरे को कभी जरूरत हो और मुझे लगा कि तेरा भाई के अकाउंट में है या नहीं भी होंगे तो एक बार कोशिश जरूर करूंगा तेरे लिए, और शायद किसी के लिए ना हो। ठीक है, तो ये सिर्फ उस दो, क्योंकि हम दोस्त भी रहे हैं। अरे भाई ये भी निकल निकल के भाग रहा है, ये भी कह रहा है कि साले अब मेरी औकात नहीं है इतनी तेरे से तेरी इतने झेलने की, ये भी भाग रहे हैं निकल निकल के। तो मुझे लगता है कि मुझसे है पहले का नाता कोई, है ना। तो कभी तेरे को जरूरत हो दोस्त, तो मुझे महसूस हुआ तो मैं करूंगा अगर मुझे सिग्नल आ गया तो। बाकी तेरे को 1 मिनट के लिए अगर किसी पर्सन को बोलना पड़े कि भाई नीड सम हेल्प, क्योंकि भाई घर की गृहस्थी की चैलेंजेस अपनी जगह बिल्कुल सही है, अच्छे अच्छों की परीक्षाएं होती हैं, और मुझे पता तूने बड़ी परीक्षाएं दी हैं, और अभी तेरी भी परीक्षाएं चलेंगी मेरे लाल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल। बिल्कुल ओके बिल्कुल। करें, इतना काफी है आज के लिए। ओके 55 मिनट, चल बाय। चलो बाय बाय।